नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अब उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे को भी मुश्किल में डाल दिया है। कहने को मंगलवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें संजय राउत ने दावा किया था कि वो बीजेपी के 3.5 शाणे लोगों की पोल पट्टी खोल कर रख देंगे, लेकिन ठाकरे परिवार और पाटंकर परिवार के जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े मामलों को सामने रखकर उन्होंने साफ इशारा कर दिया है कि वो खुद तो डूबेंगे ही, लेकिन बाकी लोगों को भी साथ में ले डूबेंगे। संजय राउत की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में क्या उथल पुथल मची हुई है, इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार भाऊ तोरसेकर जी। नमस्कार भाऊ, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत दिन के बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है भाऊ। हाँ, तबीयत का प्रॉब्लम है आंख में। अभी आप देखो तो समझ में आएगा। आंख खुली रखने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। अभी दिल्ली में आऊंगा तो वहाँ सेकंड ओपिनियन ले लूंगा डॉक्टर। ठीक है वहाँ के। हाँ भाऊ, चलो ट्रीटमेंट अभी चल रहा है ना, तो ठीक हो जाएगी भाऊ। हाँ, शुरू करते हैं आज का। बिल्कुल। राष्ट्र की राजनीति में संजय राउत की मंगलवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद किस तरह के रिएक्शन है? नहीं, मेरे लिए तो मैं तो मानता हूँ कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने 8 घंटे पहले ही मैंने एक मराठी में वीडियो डाल दिया था। इनकी पोतड़ी से क्या निकलने वाला है ये देखना मजेदार होगा, क्योंकि उसमें कुछ निकलने वाला है ही नहीं। ये बता रहे मैं पोतड़ी से वो जो जादूगर होता है वो कोई परिंदा निकालता है, कोई खरगोश निकालता है, तो ये बोल रहे थे मैं हाथी निकालने वाला हूँ। तो हाथी तो निकला नहीं, वो गिरगिट भी नहीं निकला। जो गिरगिट हर मौसम में कलर बदलता है। तो अजीब, यानी एक अजूबा उन्होंने करके दिखाया। अजूबा था कि जिसमें एक भी सवाल पूछा नहीं गया, एक भी जवाब नहीं दिया गया, भाषण हो गया। यानी पहली बार हमारे देश में या दुनिया भर में शायद किसी मीटिंग को प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया गया। वरना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? आप लोग पत्रकारों को बुलाते हो, उनके सामने कुछ नैरेटिव रख देते हो, वो सवाल पूछते हैं, आप उसका एक्सप्लेनेशन खुलासा करते हो। ये अजीब था, एक भाषण किया और नो क्वेश्चन आंसर्स, काम खत्म। बाकी सब शिवसेना के नेता बिठाए थे, वो तो सेटिंग था, मानो सेट लगाया था। वो कपिल शर्मा का शो होता है ना, उसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला चालू था, तो कटआउट लगाए थे इंसानों के। इंसान थे ही नहीं। तो अर्चना पूरन सिंह बैठती थी, उसके इर्द गिर्द लोग बैठे, ऐसा होने के लिए, समझने के लिए कटआउट लगाते थे। वैसे शिवसेना के अलग अलग नेताओं के कटआउट लगाए हो, इस ढंग से उनको बिठाया था। बाकी कौन बोला भी नहीं, ना दूसरा कोई बोला, ना किसी ने सवाल पूछा, ना कोई जवाब मिला। तो ये तो मीटिंग भी नहीं, इसको वीडियो बोलते, ऑनलाइन मीटिंग थी वो तो मीटिंग भी नहीं थी, वो ऑनलाइन मीटिंग थी। जैसे उद्धव ठाकरे कार्यकर्ताओं से बोलते हैं या महाराष्ट्र की जनता से बात करते हैं, उस ढंग से वो चल रहा था, एक तरफा। इसलिए मैं अजूबा बोलता हूँ इसको। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं तो हमने जिंदगी में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार देखी। इसका मतलब 50 साल से 40 साल से बाला साहब शिवाजी पार्क पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे। यानी उसमें पत्रकार एक कोने में बैठे रहते थे, इर्द गिर्द हजारों की तादाद में उनके अनुयायी बैठते थे, समर्थक बैठते थे, स्लोगन देते थे। स्लोगन भी हो रही थी, लेकिन एक भी सवाल ना पूछा गया, एक भी सवाल का ना जवाब दिया गया। एक मानते कि संजय राउत रोज 5 मिनट की जो बाइट देते, वो लंबा करके 55 मिनट की बाइट दी गई। अगर इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलना है तो मुझे दया आती है पूरे देश की या मुंबई की मराठी मीडिया पर कि जो इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहे हैं। भाव काउंटडाउन भी हो रहा था मराठी चैनल्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, उत्साह इतना ज्यादा था मराठी मीडिया में। बिल्कुल बिल्कुल उत्साह था, और इन्होंने ही संजय राउत का घात कर दिया। देखो, ड्रोन के कैमरे से वो दिखाया तो सेना भवन के नीचे 2-3 हजार लोग भी नहीं थे, और बहुत भीड़ उमड़ी है, ये है वो है बोला गया। देखो, मैं शिवसेना के जन्म से लेकर आज तक की शिवसेना देख रहा हूँ। उनके बाजू में जो बैठे थे ना,
संजय राउत के बाजू में बैठे थे दिवाकर राउते, वो पहली पहली जो शाखा बनी उसके शाखा प्रमुख थे 66 में। वहां से लेकर विभाग प्रमुख हुए, नेता हुए, मिनिस्टर हुए, एमएलसी हुए, बहुत सारी बात की उन्होंने, मेयर बने मुंबई के, बहुत सारा काम किया उन्होंने। वो चुप बैठे थे तो उसने शोपीस था, शिवसेना का सबसे बड़ा सीनियर शिवसैनिक बिठाया था, तो मान लो शोपीस बना के बिठाया था। अगर उनको बोलना है, आप अगर देखे तो हर एक के चेहरे पर सुतक था, ना कोई बोल रहा था। आपको वो उत्साह, उत्तेजना किसी बैठे हुए नेताओं के चेहरे पर दिखाई दी। और इतनी अजीब बात थी कि बाजू में, इनके बगल में मुंबई की मेयर बैठी थी, उसको प्रथम नागरिक बोला जाता है। उनको कहाँ बैठाया था? छोटी सीट पर। और रावते को, ठीक है किसी सीट पर कोई बैठे उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन अगर रावते को कम से कम इंट्रोडक्शन तो करते, ये रावते साहब है, ये शिवसेना के पहले जमाने से शिवसैनिक थे, इन्होंने शिवसेना खड़ी करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। कुछ नहीं, जय महाराष्ट्र शुरू हो गए, नो क्वेश्चन आंसर, खत्म। ये क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? तुमने भी 20-25 साल पत्रकारिता की, तुमने कभी ऐसी पत्रकार परिषद देखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है? लेने वाला बोलता है नो सवाल नो जवाब, ये क्या अजीब है? लेकिन भाव ये समझाइए कि जो नेता वहां पर बैठे हुए थे महज शो पीस ही नजर आ रहे थे, लेकिन शिवसेना भवन में संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, शिवसेना के तमाम नेता रहेंगे, शिवसैनिक वहां पर रहेंगे, ये मजमा लगाने का जो मकसद था संजय राउत का, वो तो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। कोई वहां पर जो शिवसैनिक थे वो भी नासिक से लाए गए थे। बिल्कुल, सुबह से खबरें चल रही थी, नासिक से शिवसैनिक निकल पड़े, पूना से। अरे शिवाजी पार्क में रावते जो थे उनके बाजू में बगल में बैठे थे, वो रावते अगर मेगाफोन लेकर मोटरसाइकिल पे घूमे तो आधे घंटे में कम से कम 25,000 शिवसैनिक शिवाजी पार्क इर्द गिर्द के 20-25 हजार शिवसैनिक सेना भवन के इर्द गिर्द सामने जमा हो जाते। यहाँ तो 5,000 भी नहीं थे, और वो नासिक से लाए गए। और मुंबई के नजदीक बॉर्डर से सटा हुआ थाना डिस्ट्रिक्ट है, वहां से शिवसैनिक नहीं आए, ना शिवाजी पार्क के आए, ना माहिम के आए, ना वर्ली के आए, जो बगल का एरिया है वहां से कौन आया था? एकनाथ शिंदे कहाँ थे? अनिल परब कहाँ थे? तो मुझे अजीब लगा, 2 दिन से चिल्लाया जा रहा था अब तो शिवसेना बोलेगी, अब तो महाराष्ट्र बोलेगा, और फिर से सिर्फ संजय राउत बोले। आपने सुना शिवसेना कहाँ बोली? दूसरा शिवसैनिक भी नहीं बोला। महाराष्ट्र बोलना तो छोड़ दो, महाराष्ट्र मौन था, शिवसेना चुप थी, और संजय राउत बोल रहे थे और चैनल वाले सुन रहे थे। या अजीब बात मैंने देखी, जिंदगी में पहली बार दुनिया ने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि जिसमें कोई पत्रकार को सवाल पूछने का अधिकार तक नहीं है। देश भर की मीडिया मोदी का मजाक उड़ाते आई कि मोदी जी सवाल लेने को डरते हैं। हाँ। और सबसे लड़ाकू इंसान बोल रहे थे नो सवाल नो जवाब। क्यों नहीं मीडिया बोलता? ये क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? हाँ, मोदी की मजाक उड़ाते आए ना ये लोग। तो इन्होंने क्या बोला? नो आंसर नो क्वेश्चन। ये क्या बात हुई? ये कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है? किसने कहा इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते? अगर और एक बात और है, जो इनको मानो भाड़े के टट्टू लाए थे उन पर भी भरोसा नहीं था। गलत सवाल पूछेंगे तो फंस जाऊंगा, इसलिए नो क्वेश्चन नो आंसर। यानी जो सुबह से इनकी चमचागिरी सब चैनल वाले कर रहे थे मराठी के, उन पर भी संजय राउत का भरोसा नहीं था, शायद गलत सवाल पूछेंगे तो मुझे फंसा देंगे। यानी चाटुगिरी करने वाले पत्रकार है इनके, उन पर भी इनका भरोसा नहीं है, इतने ये बुरे फंसे हैं। लेकिन भाव ये बताइए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने जो उन पर आरोप लग रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा, उल्टे उन्होंने मोहित कंबोज पर आरोप लगा दिए। और मोहित कंबोज ने तो मंगलवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तरह से फंसा दिया है संजय राउत को, उनका जो खेल है वो एक्सपोज कर दिया है।
तो मुझे तो लगता है कि मोहित कंबोज का नाम लेकर एक और आफत मोल ले ली संजय राउत ने। मैं मानता हूं आप हिंदी लोगों को संजय राउत ने एक बड़ी भेंट दी। आज तक आप लोग बोलते आए कि भैया हमने सर पर कोई बोझ उठा लिया, इसके आगे बोलना हम संजय राउत की मेहरबानी से आजकल हम कम्बोज उठा रहे हैं। एक मोहित कंबोज ये अब संजय राउत के सर का बोझ बन जाएगा। अरे जिसने 3 बार नवाब मलिक को कोर्ट में नाक रगड़ने को मजबूर कर दिया है, जमानत लेकर उनको बाहर निकलना पड़ा है, ऐसे कंबोज के साथ पंगा लेने की जरूरत क्या थी? मुझे अजीब लगता है इसलिए मैं बोल रहा हूं। यानी कंबोज को छेड़ा नहीं है, खुद के सर पर कंबोज उठा लिया है, जिसको हिंदी में बोझ बोलते हैं, लेकिन इन्होंने तो कंबोज उठा लिया। बोला मैं छोटा मोटा बोझ नहीं उठाता, तो मैं तो कंबोज उठा लेता हूँ सर पर। तो मान लो इन्होंने कल जो किया है, उसके बाद उसने तो मोहित कंबोज ने बोल दिया कि मैं तो अभी कोर्ट जाऊंगा। अब कंबोज कोर्ट में जाता है तो उसने एक अपनी परंपरा बना ली है, वो जिसके खिलाफ जाता है उसको कोर्ट में आकर नाक रगड़ना पड़ता है। संजय राउत के लिए कोई बड़ी बात नहीं। मुझे इतना ही डर है कि अपने प्रॉब्लम के लिए उद्धव ठाकरे को नाक रगड़ने की नौबत ना आ जाए, क्योंकि आपको संजय राउत की हिस्ट्री मालूम नहीं है। जो जो रामनाथ गोयनका इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप है, जिन्होंने इमरजेंसी ने भी सोनिया इंदिरा गांधी के सामने शरण नहीं ली थी, उनको संजय राउत के एक आर्टिकल के लिए नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। ये संजय राउत की हिस्ट्री है। अरविंद इनामदार नाम के हमारे एक बड़े आईपीएस अफसर थे, इनके बारे में इन्होंने कुछ लिखा था, उन्होंने कोर्ट में मामला दायर किया था, उसमें पूरे इंडियन एक्सप्रेस को माफी मांगनी पड़ी थी। वो आर्टिकल संजय राउत का था। तो आप जस्ट सोचिए कि ये संजय उद्धव ठाकरे को और पूरी शिवसेना को किस चौराहे कर लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने। भाव साफ लग रहा है कि जैसे नवाब मलिक ने एनसीपी के अंदर शरद पवार को कितनी बार शर्मसार किया है, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है कि संजय राउत भी उद्धव ठाकरे के लिए वही रास्ता तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब कंबोज की बात करने की जरूरत क्या, मेरी समझ में नहीं है। तुम किरीट सोमैया के लिए खड़े हो गए हो, किरीट सोमैया को रोकने के लिए खड़े हो, तो उस पर बोल दो, उसके आरोप है उस पर बोल दो। अब उसने अब देखिए, वो आज किरीट सोमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बता दिया कि भैया मैं तो खुद को रोक रहा था, लेकिन आपने तो मुझे अभी खड़ा कर दिया कि रश्मि ठाकरे के भी पेपर सामने ला जाओ, मेरे पास तो पहले से थे। इन्होंने एक ग्राम पंचायत की माफी मांगी है, और जो प्लॉट है कहाँ दिखाओ, वो बंगला कहाँ है दिखाओ, उसके पेपर से ना अपने रश्मि ठाकरे नाम से जो टैक्स भरा है, प्रॉपर्टी टैक्स, उसके डॉक्यूमेंट्स है उसके पास, वो तो अभी लाएगा। यानी मामला संजय राउत तक था, तो संजय राउत ने वो ठाकरे फैमिली के घर के अंदर तक पहुंचा दिया। सीधी सीधी बात है, सीधी बात है। ये खुद को नहीं, ये पूरे ठाकरे फैमिली को भी प्रॉब्लम में लाकर खड़ा कर देंगे। शायद इसकी कुछ तो सुगबुगाहट होगी, इसलिए ना आदित्य ठाकरे ना उद्धव ठाकरे इसमें शामिल हुए, ना कोई शिवसेना का बड़ा नेता। अनिल परब थे, ना अनिल परब नहीं थे, सुभाष देसाई नहीं थे, बहुत सारे नहीं थे, और जो थे उनके फिर से चेहरे देखो, जिसको सुतक बोलते हैं ना, उस सुतक जैसे चेहरे थे सबके। यानी कि संजय राउत ये कोशिश कर रहे थे कि अगर इस मुश्किल की घड़ी में उद्धव ठाकरे उन्हें नहीं बचाएंगे तो उनके परिवार को भी डुबोएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं मानता हूं कि किरीट सोमैया को धमकाने के लिए थी ही नहीं, ये ठाकरे फैमिली को इशारा देने के लिए था कि हम अकेले नहीं डूबेंगे, हम आपको साथ लेकर डूबेंगे। इसलिए उन्होंने वो रेफरेंस दे दिए और किरीट सोमैया को बता दिया कि भैया इनके बारे में निकालो, हमको क्यों रगड़ रहे हो, अगर रगड़ना है तो उनके साथ रगड़ो। और किरीट सोमैया ने तो आज बोल दिया कि भाई मेरे पास, इनको मालूम है मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट है, फिर भी इन्होंने मुझे छेड़ा है, तो अब तो मुझे वो बातें निकालनी पड़ेगी। यानी
रश्मि ठाकरे हो, ठाकरे फैमिली हो, रश्मि ठाकरे के मायके के कोई रिलेटिव रिश्तेदार है, उनके भी निकालने पड़ेगी। ये तो किरीट सोमैया ने बोल दिया। तो अगर मैं तो बीजेपी वालों को सलाह दे दूंगा कि कुछ ऐसा करते रहो कि हर महीने कम से कम संजय राउत 2 या 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी ढंग से करे। तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये 5 से 10 शिवसेना के कारपोरेटर कम कर देंगे और बीजेपी को घर बैठे बैठे बीएनसी जीतना आसान हो जाएगा अगर इस ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो। और भाषा किस तरह की इस्तेमाल कर रहे थे संजय राउत, किस तरह की धमकियां दे रहे थे, किस तरह के शब्द बोल रहे थे, वो वाकई मुझे लगता है कि किसी ने भी सुने हो, चाहे वो शिव सैनिक हो या शिवसेना के नेता हो, वो सब उसमें मतलब शर्मसार होने वाली बात है उनकी भाषा को देखकर। उनके बगल में मुंबई की प्रथम नागरिक महिला बैठी थी, किशोरी पेडनेकर। उनके सामने क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। आप नारायण राणे हो या और किसी को एफआईआर दर्ज करके पकड़ लेते हो, उनको कोर्ट पे जाकर जमानत लेनी पड़ती है, और आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। मुझे तो सुप्रिया सुले से पूछना है, ये तो बार बार महाराष्ट्र की संस्कृति बताती रहती है। तो आपके पिताजी के साथ, आपके साथ जिनके बड़े मधुर संबंध है, वो संजय राउत किस संस्कृति की भाषा कर रहे हैं। जरा दिल्ली में बैठे पत्रकार सुप्रिया सुले से भी पूछे कि आप बार बार लोकसभा में संस्कृति, महाराष्ट्र की संस्कृति, कल्चर बोलती हो, तो ये भाषा किस संस्कृति से आती है। जो शब्द इन्होंने किरीट सोमैया के लिए इस्तेमाल किया, क्या वो संस्कृति का प्रदर्शन करता है? हाँ, क्या बात कर रहे थे और किस लिए कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे? उस आरोप का तो आपके पास जवाब नहीं है, और उस पर कोई सवाल पूछे तो सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो डरे सहमे है तो जोर शोर से तो बोलेंगे, जोर शोर से बोलेंगे, क्योंकि जितना इंसान या जानवर डरा हुआ होता है वो उतनी जोर से दहाड़ लगाने की कोशिश करता है। ये बात यानी हम जिसे प्रकृति बोलते हैं, प्रकृति का नियम है, जो जितना डरा है उतनी जोर शोर से वो आवाज निकालने की कोशिश करता है और दिखाना चाहता है कि मैं डरा नहीं हूं। और फिर महिलाओं, घर की महिलाओं की बहुत बात कर रहे थे वो कि हमारी महिलाओं के घर में घुस रहे हैं, सुबह 4 बजे मेरी बेटियों को फोन कर रहे हैं कि ईडी की टीम आएगी और महिलाओं के साथ अगर ऐसा करेंगे, हमारे घर में घुसेंगे तो हम तो उन्हें नागपुर जाने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो महिलाओं को लेकर बहुत ज्यादा इस वक्त चिंतित है संजय राउत, इसलिए इस प्रेस सभा में भी वो अपने परिवार की महिलाओं का जिक्र कर रहे थे। सवाल यह है कि कारोबार जिसका है उसको कांटेक्ट करेंगे। कारोबार करने वाली अगर महिला है तो महिला के कागजात भी देखे जाएंगे ना, इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप महिलाओं के नाम पर ये सब कारोबार करते हो। संजय राउत की बेटिया या वाइफ जो बीवी है उसके नाम पर ये व्यवहार क्यों हो गए? वो क्या कारोबारी है? संजय राउत की पत्नी जो है वो टीचर है, प्राइमरी टीचर है, वो कारोबारी कब से बन गई? या और किसी के बारे में उन्होंने बोला कि महिलाओं को फोन किया जाता है, महिलाओं के सब, तो महिला कुछ करेगी वो क्या बोलते हैं वो लेडी माफिया, लेडी डॉन, काठियावाड़ी वगैरह कुछ है, तो क्या उसको छोड़ दे? हसीना पारकर को छोड़ दे? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हो गई? अरे हमारी संस्कृति, जब हिंदू संस्कृति बोलते हो तो एक ध्यान में रखना चाहिए, जो भगवान के अवतार बनकर आए उनको भी माफ नहीं किया गया। भगवान श्री राम वनवास क्यों गए? श्री कृष्ण को भी शापित किया गया, ये भूलना नहीं। श्री कृष्ण भगवान थे ना, साक्षात विष्णु का अवतार था, फिर भी वो शापित रहे, ये भूलना नहीं चाहिए। तो एक कहते हम तो भगवान है, हम तो महिला है। नो 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 नो। इसलिए तो हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति यूनिक है, इसमें भगवान को भी गलती करे तो माफी नहीं है।
मैं पूजा पाठी हिंदू नहीं हूं। मैं हिंदू खुद को मानता हूं तो इसलिए कि हमारे धर्म और कल्चर में भगवान को भी गलती करे तो माफी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। सीता माई तो बड़ी थी लेकिन उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार की तो उनको नहीं माफ किया गया। अरे मैं तो सीता माई हूं, मुझे कैसे हाथ लगाते हो? ये डिफेंस नहीं था, नहीं था। ये कहां की संस्कृति बोलते? इनको क्या मालूम है संस्कृति क्या है, क्या धर्म है? मजाक बना रखा है सब। और जिस ढंग से मीडिया कवर करता है, चाटुकारिता की परिसीमा है। और फिर भाव, आप ये देखिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी संजय राउत बाला साहब ठाकरे की बात कर रहे थे कि देखिए, वो कहते थे कि अगर पाप नहीं किया है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और मैं भी डरने वाला नहीं हूं, चाहे कोई भी मेरे सामने आ जाए। तो जब वो सच्चे हैं तो सांच को आंच तो होती नहीं है, तो फिर ये सारा इतना बखेड़ा करने की जरूरत क्या है अगर आप सच्चे और आपने कुछ नहीं किया है? अरे जो डरता नहीं उसको बताने की भी जरूरत नहीं होती डरने वाला हो। किसी शेर को, किसी बाघ को या आपने देखा है कभी? मैं डरता नहीं, ये चिल्लाते घूमता है। जंगल में कोई शेर आपने देखा है घूमते हुए? अरे मैं किसी से डरता नहीं। शेर को ये बोलना नहीं पड़ता क्योंकि शेर को सब डरते, शेर को सब डरते। तो ये डरे खुद है, ये दिखाई दे रहा है, आम जनता को दिखाई दे रहा है ना। मुझे मुझे ये कल का ये सब देखने के बाद बहुत सारी शिवसेना, नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि वो पार्टी में है, लेकिन वेस्टर्न महाराष्ट्र की एक जिला शिवसेना समन्वयक महिला आघाड़ी वाली की महिला है, उन्होंने फोन करके हम तो शर्मसार हो गए देखकर। ये क्या इंसान बोल रहा है, ये हमको बेइज्जत कर रहा है। हम किस मुंह से दुनिया के लोगों के सामने जाए और बोले कि भाई हम शिवसेना वाले? इस ढंग की भाषा कौन हमारी महिला करके इज्जत करेगा? है तुम शिवसेना की महिला हो ना, इसी ढंग से बात करेगा? ये वो महिलाओं ने मुझे बताया बताया। इन्होंने शिवसेना के महिलाओं को शर्मसार किया। बाजू में मुंबई की प्रथम नागरिक महिला बैठी थी, उसको शर्मसार किया। और वो साफ साफ उनके चेहरों पे दिखाई दे रहा था। जो शिवसेना के नेता वहां थे, उनके चेहरे पर जो टेंस था वो देखो आप, तनाव था, दिखाई दे रहा था ये डुबा रहा है। इसलिए किसी को बोलने नहीं दिया, क्योंकि अगर बोलना का चांस होता तो शिवसेना का नेता लोग बोलते ये डुबा रहा है हमको, ये वहां वही बोल देते। इसलिए किसी को नहीं पूछना, किसी से बात नहीं करना, नो क्वेश्चन आंसर, काम खत्म, जय महाराष्ट्र। इन्होंने जय महाराष्ट्र का मजाक इन्होंने बना दिया है। और भाव, अभी कुछ दिन पहले जो इन्होंने राज्यसभा के उपसभापति को चिट्ठी लिखी थी जिसमें अपना रोना रोया था कि मुझे डरा रहे हैं, और उस कवायद का कोई असर नहीं हुआ, शायद इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सोची होगी संजय राउत ने। नहीं, वो जितने फंसते गए, देखो मकड़ी का जाल जो होता है उसमें कोई मक्खी हो मच्छर हो वो आकर फंस जाता है, वो जितना निकलने की कोशिश करता है उतना और फंस जाता है। इनकी हालत बिल्कुल वैसी हो गई है। वो समझ रहे मैं फंस गया हूं, वो समझ रहे। और रिश्तेदार रिश्तेदार क्योंकि इन्होंने जो कुछ व्यवहार किए, कारोबार किया है, वो अपनी बेटिया और पत्नी के नाम पर किया है। और मुझे हाथ नहीं लगेगा, मुझे पकड़ो, वो बोल रहे हैं। अरे तुझे क्यों पकड़ेंगे, तुझे क्यों पकड़ेगा कोई? जिसके नाम पर वो कारोबार या लफड़ा सब कुछ घोटाला है उसको तो पूछा जाएगा। उनको मत पूछो, मुझे पूछो तो तुमने उनके नाम पर कारोबार क्यों किया, सवाल ये है। और ये अगर पूछा जाएगा कि आप, अरे आपको क्यों भैया, जो कुछ 55 लाख जिनसे जिन्होंने लिए उनसे पूछा जाएगा, आपसे क्यों पूछेगा कोई? क्यों पूछेगा? बात सीधी है। तो मुझे पकड़ो, मुझे टॉर्चर करो। अरे क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी गवर्नमेंट दिल्ली में चल रही है? इंडिया टुडे के नाम पर कंप्लेंट है, अर्णब गोस्वामी रिपब्लिक को पकड़ो। ऐसा कारोबार दिल्ली में नहीं चलता। गवर्नेंस जिसका नाम है उसी पर एफआईआर दर्ज होता है। इंडिया टुडे के नाम पर कंप्लेंट है, रिपब्लिक के नाम पर करो। ये तो तुम्हारा ही लाडला कमिश्नर बोल रहा है ना कि दैट वाज होक्स।
तो आपकी पत्नी का या बेटियों का कारोबार हुआ है, उस पर अगर शक है, उसकी लेन देन है, तो उनसे पूछा जाएगा। वो महिला है या पुरुष है, उससे ईडी को मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं है। उन्होंने लेन देन की है, उन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे। नहीं तो ये अच्छी बात है कि भैया हाँ मर्डर तो मैंने किया है, लेकिन मेरे नौकर को ले जाओ, वो तो कबूल करेगा, कोई बात नहीं, उसको उठा के ले जाओ। तो मर्डर कोई मालिक करता है तो बोलेगा कि नहीं नहीं मेरी बेटी को ले जाओ, मेरे बेटे को ले जाओ, बोल सकता है। या बेटे ने मर्डर किए तो मुझे पकड़ो, उसको उसे मत पकड़ो, वो तो बेटा है, बच्चा है, रिश्तेदार है, ऐसे बोल सकते हो। ये कहाँ का लॉजिक है? क्या मीडिया मीडिया ये पूछता क्यों नहीं कि आपको क्यों पकड़े? अगर कोई लेन देन कारोबार आपके नाम पर है ही नहीं तो आप कैसे ले क्यों पकड़ेंगे आपको? आपने जो लिखा था वो बाला साहब के नाम पर जाता था, इसलिए उन पर केस हुई थी ना उस वक्त। बाला साहब को अरेस्ट करने का जो वारंट निकला था वो उनके नाम पर निकला था। क्यों? कि उनका नाम एडिटर करके लगा था सामना पर। आपको संजय राउत को भी नोटिस थी, सुभाष देसाई पब्लिशर करके थी, लेकिन राइटर ओरिजिनल कंप्लेंट किसके नाम पर थी? बाला साहब के नाम पर थी। तो आपने आगे आकर क्यों नहीं बोला नहीं 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 नहीं, बाला साहब को तो सिर्फ नाम है, मैंने लिखा था? क्यों नहीं आप आगे आकर बोले? आज बोल रहे हो कि मुझे अरेस्ट करो, मुझे टॉर्चर करो, रिश्तेदारों को। अरे व्यवहार लेन देन रिश्तेदारों के नाम पर आपने क्यों की, ये सवाल है। लेकिन मुंबई का कोई मीडिया वाला, कोई प्रेस वाला ये उनको नहीं पूछेगा कि भाई उनके नाम पर कुछ नहीं है तो उनको समझ कैसे आ गया, क्या व्यवहार है, क्या लेन देन है, आपके नाम पर है। नहीं हो तो आप क्यों चिल्ला रहे हो? वो चिल्लाएंगे ना, आपकी बीवी हो या आपकी बेटियां हो, वो बता देगी कि ये लेन देन कैसी हुई है, किसने की है। आप नहीं किए तो वो बताएंगे, वो बताएंगे, उसके बाद आपको भी बुलाया जाएगा। आपको जल्दबाजी क्यों है? ये शरद पवार के चेले हैं, इसलिए शरद पवार जैसा नाटक कर रहे हैं। याद है आपको विधानसभा चुनाव के पहले पवार बोले थे मैं ही ईडी में चला जाता हूं। अरे आपको समझ नहीं है तो क्यों जाओगे? लेकिन नौटंकी करनी थी ना, याद है ना आपको? हाँ और फिर बोलते कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर आ गए, बोले उधर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए कमिश्नर बोल रहा था मैं ड्रॉप कर लेता हूँ, कि मुझे मालूम है, मैं भी होम चीफ मिनिस्टर था होम पोर्टफोलियो मेरे पास था, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है मालूम है। अरे मालूम है तो पहले अनाउंस क्यों किया? क्योंकि नौटंकी करनी थी। तो ये भी नौटंकी कर रहे हैं। भाव ये तो यहां तक बोल गए कि ज्यादा से ज्यादा अगर कोई मुझे जेल में डालेगा तो 2 साल से ज्यादा थोड़े जेल में रख सकता है। यानी कि उन्होंने ये सारा नापतोल कर लिया है कि वो जेल जाएंगे तो 2 साल के लिए जाएंगे। शायद अनिल देशमुख का हाल देखकर उन्हें सबक मिल गया। हाँ तो देखो क्या है, उनको भी मालूम है इसलिए चिल्ला रहे हैं, सब जानते, सब जानते हैं। उनका उनका जो चिल्लाने का तरीका है वो सीधा साधा है कि भैया मैं अकेले नहीं जाऊंगा। ये किरीट सोमैया बीजेपी को गाली नहीं दे रहे, ये अपने ही जो नजदीकी है उनको बता रहे हैं कि भैया अकेला तो नहीं जाऊंगा, आपको साथ लेके जाऊंगा। ये उद्धव ठाकरे को, रश्मि ठाकरे जी है उनको, या अपने जो और निकटवर्ती है उनको बता रहे हैं कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो सचिन वाजे जैसे मैं भी बोलूंगा कि मुझे भी अप्रूवर बना दो, मैं भी सब नाम लेता हूं। इसका इशारा दे रहे हैं कि मैं सचिन वाजे बन जाऊंगा, समझे? ये दिखाए। देखो मराठी में हमारे एक कहावत है, लेकी बोले सुने लागे, यानी सास जो है वो बहू को नहीं बोलती, वो बेटी को बोलती है। इशारा तो कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना बोलते हैं ना, इसी ढंग से वो बोल रहे हैं। वो नाम किरीट सोमैया का ले रहे, लेकिन धमका रहे, उद्धव ठाकरे जी को धमका रहे। तो भाव इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो महाराष्ट्र में शिवसेना है या एनसीपी है, मतलब ये माना जाए कि कहीं ना कहीं खलबली तो मची होगी संजय राउत की इस तरह की बयानों के बाद। बिल्कुल मची, बिल्कुल मची है। और
एक बात और समझना चाहिए कि एक इंप्रेशन अच्छा चला गया है कि ये बाला साहब ठाकरे की या ठाकरे सेना नहीं बची, ये तो राउत सेना हो गई। इन्होंने बता दिया कि शिवसेना राउत सेना है, ठाकरे सेना नहीं है। ये सबसे बड़ा सिग्नल है जो आगे जाकर शिवसेना में बहुत बड़ा उलटफेर होने की या कुछ गड़बड़ होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही, क्योंकि जो स्लोगन मैं सुन रहा था टीवी पर, वही स्लोगन मैंने 17 साल पहले सुनी थी। संजय राउत अंगार है, बाकी सब भंगार है। यही स्लोगन नारायण राणे शिवसेना से बाहर निकले थे उस समय भी दी गई थी। आगे चलकर क्या हुआ आपके सामने इतिहास है। वही स्लोगन मैं कल शिवसेना भवन के रास्ते पर नजदीक परिसर में सुन रहा था। तो आगे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप समझ लो। शिवसेना वाले अगर कोई सुनते हैं तो समझ ले मैं क्या बोल रहा हूं। 2005 में बांद्रा के रंग शारदा हॉल में जब बाला साहब की मीटिंग हो रही थी, वहां नारायण राणे के समर्थक इकट्ठा हुए थे, उनको जमा था और वो यही स्लोगन दे रहा था, नारायण राणे अंगार है, बाकी सब भंगार है। मतलब संजय राउत छोड़कर बाकी शिवसेना में भंगार है। मतलब क्या निकाले, सोचो जरा। मैं शिवसैनिकों को आह्वान करूंगा, इस स्लोगन का मतलब समझो। अगर संजय राउत अंगार है और बाकी सब में क्या उद्धव आदित्य, बाकी सब रश्मि ठाकरे वगैरह सब में आते हैं, सोच लो। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे इस पर। बिल्कुल भाव, तो इशारों में जो बातें संजय राउत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, उससे वाकई जो आला कमान है, जो उद्धव ठाकरे हैं, आदित्य ठाकरे हैं, उन्हें सबक लेने का या उस संकेत को समझने की सख्त जरूरत है। अगर वो सही मायने में चाहते हैं कि जो बची खुची हुई शिवसेना है वो बची रहे, तो संजय राउत की बातों के मतलब समझने की सख्त जरूरत है। आपने जिस तरीके से संजय राउत की प्रेस वार्ता के बारे में मेरे दर्शकों को समझाया भाव, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।